सी सीजन 1 एपिसोड 5। इससे पहले कि एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि क्वीन अपने डॉग और अपनी एक नौकरानी के साथ डैम से भाग जाती है। क्वीन के जाते ही पानी डैम को तोड़कर आसपास के इलाके को डुबा देता है और सभी लोग मारे जाते हैं। अब इसके बाद काफी आगे जाने पर क्वीन डिनर करने के लिए एक जगह पर रुकती है और यहाँ क्वीन की घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर क्वीन के लिए खाने का इंतजाम करने लगता है। लेकिन जब ड्राइवर खाने का इंतजाम कर रहा होता है तो तभी वहाँ पर दो शैडो आ जाती हैं, जो पहले तो ड्राइवर को और फिर उसके बाद क्वीन की नौकरानी को मारकर क्वीन को बंदी बना लेती हैं और उसे सिटी ऑफ वॉर्म ले जाती हैं। इस जगह का सरदार कटर नाम का एक बिजनेसमैन होता है जो रेशम के कीड़ों से कपड़े बनाने का काम करता है, और क्योंकि इस जगह पर रेशम के कीड़ों से कपड़े बनाने का काम होता है इसीलिए इस जगह का नाम सिटी ऑफ वॉर्म रखा गया है। कटर अपने रेशम के कपड़ों को पयान किंगडम के अमीर लोगों को बेचा करता था और उसने क्वीन के बारे में काफी बुरी बुरी बातें सुनी हुई थी, तो इसलिए वो क्वीन से नफरत भी करता था। हालांकि कटर खुद कोई दूध से धुला हुआ इंसान नहीं था, वो खुद कोई अच्छा इंसान नहीं था। कटर के यहाँ काम करने वाले ज्यादातर मजदूरों को क्वीन की तरह ही किडनैप करके लाया गया था। अब जब क्वीन को कटर के सामने पेश किया जाता है तो तब क्वीन कटर से बोलती है कि मैं थकी हुई हूँ, मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ, मेरे लिए मसाज वाली को बुलाओ और फिर मैं आराम करूंगी और उसके बाद तुमसे बात करूंगी। एक्चुअली क्वीन अभी भी अपने शाही घमंड में थी, वो सिचुएशन को समझ नहीं रही थी और इसी वजह से क्वीन को काफी मार भी पड़ती है। अब कटर क्वीन के बोलने के तरीके को देखकर समझ गया था कि वो पयान किंगडम से है और उसके सॉफ्ट हाथों को छूकर वो ये भी समझ गया था कि उसका कनेक्शन किसी अमीर परिवार से है। लेकिन कटर ये नहीं जानता था कि जिसको उसके लोग पकड़ कर लेकर आए हैं वो और कोई नहीं बल्कि पयान किंगडम की क्वीन है। और क्वीन भी अपनी असलियत नहीं बताती, क्योंकि इससे पहले कि वो अपनी असलियत बता पाती उससे पहले ही कटर बातों ही बातों में क्वीन को लेकर अपने अंदर की नफरत दिखा देता है। और अब कटर अपने लोगों को ये बोलकर चला जाता है कि इसे भी काम पर लगाओ। अब एक तरफ तो एक दिन के अंदर क्वीन महारानी से मजदूर बन गई थी, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मागरा के कहने पर उसके बच्चे और उसका पति उसकी पोटली को लेने के लिए उस चोर के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जिस चोर ने उनका सामान और पोटली चुराई थी। अब सबसे पहले हनीवा अकेले चोर के ठिकाने पर जाती है और जब हनीवा ठिकाने पर पहुंचती है तो उसे वो पोटली मिल भी जाती है। लेकिन जैसे ही हनीवा पोटली को उठाती है वैसे ही वहां पर एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। हमला होने की वजह से हनीवा जोर से चिल्लाती है और अब हनीवा की आवाज सुनकर बाओबोस और कोफून भी चोर के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। और अब जैसे ही बाओबोस और कोफून चोर के ठिकाने के अंदर घुसते हैं तो वैसे ही चोर और बाओबोस के बीच लड़ाई होने लगती है। और अब इससे पहले कि बाओबोस उस चोर को मार पाता उससे पहले ही हनीवा अपने पिता को रोकते हुए बताती है कि उस चोर के सीने पर वैसा ही निशान बना हुआ है जैसा निशान जेरामेराल के आखिरी लेटर के ऊपर बना हुआ था। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि उस लड़के का नाम बूट है और वो भी देख सकता है और उसका पिता भी जेरामेराल ही है। अब इसके बाद बाओबोस, बच्चे और बूट वापस मागरा और पेरिस के पास आ जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि पहले तो मागरा अपनी पोटली के अंदर के सामान को चेक करती है कि पोटली के अंदर का सामान ठीक है या फिर वो टूट गया है। और अब जब उसे तसल्ली हो जाती है कि सामान बिल्कुल ठीक है तो फिर उसके बाद वो बूट के बारे में पूछती है। मागरा के सवाल का जवाब देते हुए हनीवा बोलती है कि ये भी जेरामेराल का बच्चा है और ये भी हमारा भाई है। अब जब हनीवा बूट के बारे में बता रही होती है तो हम नोटिस कर पाते हैं कि वो बूट के सिर्फ देखने की कैपेबिलिटी की वजह से ही उसकी सभी गलतियों, उसकी चोरी करने की हरकतों को भुला देती है, क्योंकि वो ना देखने वालों को अपने से नीचा समझती थी और हर देखने वाले इंसान को अपना भाई बहन मानती थी, उन्हें ऊंचे लेवल का मानती थी और जो नहीं देख सकते थे उन्हें नीचे लेवल का मानती थी। और उसकी इसी सोच की वजह से जब से वो जेरामेराल के पास जाने के लिए सफर पर निकले हैं तब से उसने कई बार अपने पिता की बातों और फैसलों के खिलाफ बगावत करी थी। लेकिन जहाँ एक तरफ हनीवा ये सब सोच रही थी वहीं कोफून अभी भी अपने पिता की रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि वो ये बात जानता था और वो ये बात मानता भी था कि वो बाओबोस ही था जिसने उन्हें पाला था, पोसा था, हर चीज सिखाई थी, समझाई थी और हर मुसीबत से हर पल बचाया भी था। जेरामेराल तो उनके पैदा होने से पहले ही उन्हें छोड़कर वहां से भाग गया था। अब हम देखते हैं कि बूट अपने बारे में बताते हुए बोलता है कि जब मैं पैदा हुआ तो पूरे गाँव को ये बात पता चल गई कि मैं देख सकता हूँ और इसी वजह से सबने मुझे हर पल दुख दिया, सबने हर पल मेरा मजाक उड़ाया, मेरे को परेशान किया और इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन जब सबको पता चला कि वेस्टफाइंडर उनके गांव में आने वाले हैं तो सब मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गए। मेरे पास आप लोगों की तरह कोई परिवार नहीं था, इसी वजह से मैं चोरी चकारी करने लगा। लेकिन मैं आपके परिवार का हिस्सा बनने के लिए वो सब कुछ करूंगा जो आप कहोगे, क्योंकि मुझे एक परिवार की जरूरत है। अब मागरा बूट की बात को सुनकर बोलती है कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम देखने वालों की एक आर्मी बनाते हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारी आर्मी का नया सदस्य हमारे सरदार के प्रति वफादारी की कसम खाते हुए उसके आगे झुके। और अब हम देखते हैं कि जैसा मागरा बोलती है बूट वैसा ही करता है। अब यहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि मागरा का एटीट्यूड पूरी तरीके से बदल गया है, वो एक लीडर की तरह बात कर रही है, ना कि एक हाउसवाइफ की तरह। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पूरी सीरीज के अंदर आप किसी पे भी भरोसा कर लेना, लेकिन इस बूट नाम के बंदे पर बिल्कुल भरोसा मत करना। ये इंसान हर सेकंड झूठ बोलता है, हर सेकंड अपनी बात से पलटता है और हर सेकंड अपने फायदे के लिए किसी को भी मारने के लिए और धोखा देने के लिए तुरंत तैयार खड़ा रहता है। बैक टू द स्टोरी। अब हम देखते हैं कि जब बाओबोस फिर से नदी में जाने के लिए अपनी बोट के पास जाता है तो उसे पता चलता है
कि नदी का पानी काफी नीचे हो गया है, जिस वजह से उसकी बोट जमीन पर आ गई है। और अब इससे पहले कि बाओबोस अपनी बोट को खिसकाकर नदी में पहुंचा पाता, उससे पहले ही वहां पर विच फाइंडर आ जाते हैं। और अब विच फाइंडर्स के आने के बाद सबसे पहले तो हनीवा मागरा और पेरिस को एक खोखले पेड़ के अंदर छुपा देती है, और फिर उसके बाद हनीवा, बाओबोस, बोलायन, कोफून और बूट मिलकर विच फाइंडर से लड़ने लगते हैं। और अब जब ये सब विच फाइंडर से लड़ रहे होते हैं तो तभी इस बीच मागरा पेरिस से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाती है, और फिर वहां से भागकर वो तमाती जून के पास पहुंच जाती है। और अब हम देखते हैं कि मागरा तमाती जून के सामने खड़े होकर अपनी पोटली में से आवाज करने वाली एक रिंग को निकालकर पहन लेती है, और फिर उसके बाद वो तमाती जून के सामने उस अंगूठी को अजीब तरीके से बजाने लगती है। मागरा के हाथ में जो अंगूठी थी, ये अंगूठी ठीक वैसी ही अंगूठी थी जैसी अंगूठी क्वीन काने के हाथ में होती थी, और मागरा इस अंगूठी को ठीक उसी तरीके से बजा भी रही थी जिस तरीके से क्वीन काने बजाती थी। और अब हमें यहाँ पर यह बात पता चलती है कि मागरा और कोई नहीं बल्कि क्वीन काने की छोटी बहन है, जो सालों पहले जेरामेराल के साथ भाग गई थी, और फिर उसके बाद सबको यही बात पता चली थी कि मागरा मर चुकी है। और अब जैसे ही तमाती जून को अपनी मरी हुई प्रिंसेस वापस मिल जाती है, तो वैसे ही तमाती जून और उसके सोल्जर प्रिंसेस मागरा के सामने झुक जाते हैं, और अब ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या सत्ता के लिए मागरा अपने पति और बच्चों को छोड़ देगी? क्या होगा पयान किंगडम की क्वीन का फ्यूचर? क्या होगा बाओबोस के बिखरे हुए परिवार का? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या है जेरामेराल का असली मकसद? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।